हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज। आज प्राचीन भारत से संबंधित आगे के सेशन के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मगध का उत्कर्ष या मगध के उदय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें से कि हम लोग पढ़ रहे थे कि मुख्य रूप से 3-4 वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें से कि हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हमने 3 वंशों के बारे में पढ़ लिया था। आज चौथा वंश के बारे में जिसमें पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले एक हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जो कि मौर्य वंश के आने से पहले मुख्य रूप से दो भारत में, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं, तो उसको हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, मौर्य वंश पूर्व, मौर्य पूर्व, यानी मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश को आने से पहले मुख्य रूप से भारत में, प्राचीन भारत में दो विदेशी आक्रमण होता है, जिसमें से प्रमुख विदेशी आक्रमण हम लोग देखेंगे ईरानी का आक्रमण और यूनान का आक्रमण। हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को हम लोग एक नजर डालें। हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि इसकी कैसे, आखिर विदेशी किस तरह से भारत में प्रवेश करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक भारत का मैप को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम भारत के मैप को ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, या दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद ये हो गया उत्तर भारत वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये हो गया उत्तराखंड के रास्ते, सिक्किम के रास्ते। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत हो गया, पूर्वोत्तर भारत। ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। तो भारत में देखेंगे कि किस प्रकार से विदेशी भारत में प्रवेश करते हैं, किस एरिया से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। आप लोगों को मैप पे पता होगा कि इसको बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर साइड, इसको साउथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट बोलते हैं, इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में बताया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, जब मगध का उत्कर्षण होता है, मगध साम्राज्य का उदय होता है, तो धीरे धीरे 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके आता है मगध साम्राज्य, जो कि मगध साम्राज्य का प्रमुख रूप से क्षेत्र बिहार का क्षेत्र था, जो कि यहाँ पर क्या था, बिहार का क्षेत्र था। यहाँ पर बिहार का क्षेत्र था, जो कि मगध का मुख्य रूप से क्षेत्र माना जाता था। और 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आता है। धीरे धीरे अन्य महाजनपदों को क्या करता है, जीत करके मगध में मिला लेता है। जैसे अजात शत्रु ने क्या किया था, काशी और किसको, वैशाली को मिला करके मगध में शामिल कर लिया था। उसी प्रकार से शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने क्या किया था, अवंती को मिला करके मगध में शामिल कर लिया था, जिससे मगध का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और मुख्य रूप से मगध देखा जाता है कि इसके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य को स्थापित करने में सफल होता है। मतलब इसके आसपास के क्षेत्रों को साम्राज्य को विस्तार करने में सफल होता है। लेकिन मगध क्या करता है कि उतना सफल भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पूर्वोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, इधर नॉर्थ पश्चिम उत्तर वाला भारत जो क्षेत्र है, इधर पूर्ण रूप से क्या करता है कि मगध अपना साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाता है। इधर अपने साम्राज्य को उस समय तक स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि मौर्य वंश का अभी तक क्या किए गए थे, मौर्य वंश का अभी तक उदय नहीं हुआ था। मुख्य रूप से 3 ही वंश इसमें था, अभी शिशुनाग था, हर्यक था और उसके बाद नंद था। यहाँ पर जो कि उत्तर पश्चिम वाला, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको क्या बोलते हैं उत्तर, और इसको क्या बोलते हैं वेस्ट, मतलब पश्चिम। वेस्ट मतलब पश्चिम। उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा था, इसमें, इस क्षेत्र में मगध अपना पूरी तरह से साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पश्चिम वाला भाग में कि कुछ छुटपुट शासक, यानी छोटे छोटे कुछ राजवंश यहाँ पर उभरे थे, जो कि उतनी शक्तिशाली नहीं थे। उसके बाद उसी के क्रम में जब मगध का उत्कर्षण हो रहा था, उसी के समय मुख्य रूप से 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, जो कि एक ईरान के लोग करते हैं, ईरानियों के द्वारा किया जाता है, एक यूनानियों के द्वारा किया जाता है। ईरानियों के द्वारा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ईरानियों के द्वारा क्या होता है कि जैसे देखिए, भारत हमारा पाकिस्तान हो गया, सॉरी इंडिया हो गया। इंडिया के बगल में जैसे आइएगा तो पड़ोसी देश एक पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर जाइएगा तो अफगानिस्तान पड़ता है, और अफगानिस्तान के जैसे इधर आइएगा तो ईरान एक देश पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, ईरान पड़ता है। यहाँ पर ईरान देश पड़ता है। तो यही के क्या करते हैं, यही के लोग क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत पर आते हैं, भारत को पर आक्रमण करते हैं और भारत पर आते हैं। किस क्षेत्र से आ सकते हैं, तो आने का सिर्फ रास्ता यही उत्तर पश्चिम वाला जो भाग था, पंजाब वाला भाग, इसी रास्ते से आ सकते हैं। क्यों इसी रास्ते से आ सकते हैं,
क्या इस रास्ते से नहीं आ सकते, इस रास्ते से नहीं आ सकते, इस रास्ते से नहीं आ सकते? तो जी नहीं, नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते कि आप लोगों को पता होगा, अगर ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो ऊपर में देखेंगे तो हिमालय वाला जो था, हिमालय ऊपर से यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा यानी अरुणाचल प्रदेश तक पूर्ण रूप से हिमालय का क्या है, विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ तक क्या था, विस्तार था। तो उस समय प्राचीन भारत के समय, प्राचीन काल के समय उतनी सेना इन लोगों के प्रमुख, उतनी सेना इन लोगों को मजबूत नहीं थी जो कि हिमालय को पार करके भारत में आ सके। अगर हम दक्षिण भारत पर थोड़ा अगर चर्चा करें तो देखेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरी तरह से समुद्री मार्ग है, यहाँ से क्या है, पूरी तरह से समुद्री मार्ग है, जो कि यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर देखने को मिलता है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, जो कि समुद्री मार्ग है, जो कि क्या है, समुद्री मार्ग है, जो कि उस समय तक, प्राचीन भारत समय तक उतनी सक्षम सेना विदेशी कभी नहीं थे जो कि नाविक के द्वारा इसे क्या कर सकते, आक्रमण भारत पर कर सकते हैं। तो आने का सिर्फ भारत में एक ही रास्ता था, जो कि उत्तर पश्चिम वाला भाग, जो कि पंजाब वाला भाग था, यही रास्ता था जो कि भारत में प्रवेश करने का। अगर हम इससे अगर पूर्ण रूप से अगर उस समय मजबूत कर दिए होते तो भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाता। वो अलग बात है कि जैसे हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा इस जलीय मार्ग के द्वारा यहाँ पर कालीकट में 1498 में आया था। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे उस समय तक काफी हम लोगों को नाविक की संख्या, नाविक हम लोगों के नेविगेटर विकसित हो गया था, तो उस समय अलग बात है। लेकिन हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हम लोग इस तरह देख रहे हैं। हमने पृष्ठभूमि देखा, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पर सबसे पहला आक्रमण होता है जिसका नाम है ईरानी शासकों के द्वारा, ईरानी वंश, ईरानी, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, इन्नी इस तरह से रहेगा, ईरानियों के द्वारा। हमने देखेंगे, पहला देखेंगे भारत पर, भारत पर जो कि विदेशियों के द्वारा आक्रमण सबसे पहला किया जाता है ईरानियों के द्वारा, यानी ईरान, जो यहाँ के ईरान थे, यही क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ईरानियों के द्वारा। तो हमने पृष्ठभूमि के समझ लिया कि किस प्रकार से ईरानी भारत पर आते हैं, किस तरीका से आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं, हमने देख लिया। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जो कि हम बता रहे हैं कि जो कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान पड़ता है, और अफगानिस्तान के बगल में ईरान पड़ता है। ईरान में एक वंश हुआ करता था, एक वंश जिसका नाम था हकमनी वंश। ईरान का, यहाँ इसके बारे में सबसे लिख लीजिए कि भारत पर, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण अगर पूछेगा तो ईरानियों के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, जो कि प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया जाता था, ईरानियों के द्वारा किया गया था। इस यहाँ पर एक वंश हुआ करता था, ईरान में एक वंश हुआ करता था, एक वंश, ईरान में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हकमनी वंश। इस वंश का नाम था हकमनी वंश, हकमनी वंश। ईरान में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हकमनी वंश, और हकमनी वंश का संस्थापक, हकमनी वंश का संस्थापक था, संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक जिसका नाम था साइरस द्वितीय, इस वंश का संस्थापक का नाम था साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय, साइरस सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ईरान में मुख्य रूप से एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हकमनी वंश, और इसका संस्थापक था साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय। इसका, इस वंश की स्थापना कब किया था, तो हकमनी वंश की स्थापना मुख्य रूप से 559 बीसी से 558 बीसी, 558 बीसी से 558 बीसी यानी ईसा पूर्व से 529 बीसी तक इस वंश का शासन रहता है। हकमनी वंश का शासन कब से कब तक रहता है ईरान में, तो 558 बीसी से, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 529 बीसी तक रहता है। इसकी संस्थापक कौन था, तो साइरस द्वितीय था। तो यही साइरस द्वितीय क्या करता है, ये जो साइरस द्वितीय था, ये साइरस द्वितीय क्या करता है, साइरस द्वितीय कि भारत पर पहला आक्रमण करता है। तो साइरस द्वितीय ने क्या करता है कि भारत पर पहला आक्रमण करता है, पहला आक्रमण करता है। पूछेगा कि भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है, तो साइरस द्वितीय करता है। साइरस द्वितीय का किसका, किस वंश से संबंधित था, हकमनी वंश का संस्थापक था, और किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण करता है, भारत पर पहला आक्रमण करता है,
भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है? तो साइरस द्वितीय करता है। कब करता है? तो ये समथिंग 558 529 बीसी के बीच में करता है, साइरस द्वितीय करता है, जो कि एक सफल नहीं होता है, जो कि सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भारत के सीमावर्ती इलाकों पर, भारत के सीमावर्ती, सीमावर्ती मतलब उसके सीमावर्ती इलाकों तक, भारत के सीमावर्ती इलाकों तक क्या रहता है? सीमित रहता है। यानी सिर्फ सीमा, भारत के इस सीमा तक ही, मतलब इस बॉर्डर तक ही क्या करता है? रहता है। ये हम प्राचीन, इस आधुनिक भारत बना है, उसी में प्राचीन भारत देखेंगे तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भारत का सब क्षेत्र हुआ करता था। हाँ, तो सीमावर्ती इलाकों तक भारत पर क्या करता है? वहीं तक सीमित रह जाता है, लेकिन भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इसीलिए इसे सफल आक्रमण नहीं माना जाता है। लेकिन भारत का अगर पूछेगा कि पहला आक्रमण किसने किया था, तो साइरस द्वितीय के द्वारा किया जाता है, जो कि सफल आक्रमण, जो कि सफल नहीं था। अगर पूछेगा कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत पर पहला सफल आक्रमण, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो डेरियस प्रथम, डेरियस, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेरियस प्रथम, या कहीं कहीं से दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, दारा प्रथम। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्या बताया कि भारत में पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो डेरियस प्रथम फर्स्ट, या इसे कहीं कहीं दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। इसे कब किया था? तो 516 बीसी में किया था। इसने क्या किया था? 516 बीसी में किया था। क्या करता है कि जो कि गंधार यहाँ पर हुआ करता था, तो गंधार पर क्या करता है? शासन करता है, गंधार पर आक्रमण करता है। कहां पर? गंधार पर आक्रमण करता है। कहां पर? गंधार पर आक्रमण करता है। पूछेगा कि बताइए कहां पर आक्रमण करता है, तो गंधार पर आक्रमण करता है। कौन करता है? तो डेरियस प्रथम, या कहीं कहीं से दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत पर सफल आक्रमण करता है। कौन? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का 516 बीसी में करता है। अगर पूछेगा कि भारत में पहला आक्रमण किसने किया था, तो ये साइरस द्वितीय किया था, लेकिन सफल पूछेगा तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम हो जाएगा। उसके बाद जब गंधार पर आक्रमण करता है, तो गंधार को क्या करता है? जीत लेता है। क्या करता है? गंधार को जीत लेता है, गंधार को जीत लेता है। गंधार को क्या करता है? गंधार को जीत लेता है। जब गंधार को जीत लेता है तो ईरान का इसे, गंधार वाले क्षेत्र को 20वां प्रांत बनाता है। किसका 20वां प्रांत बनाता है? ईरान का, ईरान का 20वां प्रांत भारत को बनाता है, 20वां प्रांत। पूछता है कभी कभी कि बताइए जब ईरानियों के द्वारा जब भारत के गंधार वाले क्षेत्र को विजित किया गया था, तो कौन सा प्रांत बनाया था? तो ईरान का 20वां प्रांत बनाता है, 20वां प्रांत बनाता है, 20वां प्रांत बनाता है, जो कि ईरान में मुख्य रूप से कुल 23 प्रांत हुआ करते थे। ईरान का कुल 23 प्रांत हुआ करते थे। 23 में से 20वां प्रांत किसको बनाता है? भारत को बनाता है। ईरान का जो कि हकमनी वंश को हुआ करता था, तो इसके 23 कुल प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से कि 20वां प्रांत किसको बनाता है? भारत को बनाता है। और यहां से गंधार वाले क्षेत्र से जब भारत में विजित करता है, तो यहां से 360 टैलेंट 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण लेकर के जाता है, लेकर भारत से जाता है, जाता है। कभी कभी पूछता है कि बताइए जब भारत पर ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो कितने टैलेंट सोने लेकर आए थे भारत से? 360 टैलेंट सोने लेकर के भारत से क्या करते हैं? जाता है ईरानियों के द्वारा, ईरान लेकर के जाता है डेनिस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा। अब हम इसमें देखते हैं कि 360 सोने लेकर के जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में तो ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं होता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है, उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। जब ईरानियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर? प्रभाव हम लोग देखते हैं, प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव के बारे में देखते हैं, प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि क्या होता है उसके बारे में बता रहे। तो खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ। खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि क्या होता था? जो कि ईरान के द्वारा एक लिपि हुआ करती थी, जिसका नाम था अरमाइक लिपि। ईरान का एक लिपि थी, ईरान का एक लिपि थी, इसका नाम था अरमाइक लिपि। ईरान का एक लिपि थी जिसका नाम था अरमाइक लिपि। कौन सा लिपि का नाम था? अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि के ही
अरमाइक लिपि के द्वारा ही इस खरोष्टी लिपि का क्या होता है, विकास होता है। तो कभी कभी पूछता है कि बताइए खरोष्टी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरान का कौन सा लिपि था, अरमाइक लिपि था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अरमाइक लिपि, जो कि हम लोग देखेंगे कि अकबर अपने अपने अभिलेख पर खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो यहीं से खरोष्टी लिपि का विकास होता है, अरमाइक लिपि का भी विकास यहीं से होता है। और ब्राह्मी लिपि भारत में पहले से प्रचलित था, जो कि अशोक क्या करते हैं, अपने अभिलेख पर इन तीनों लिपि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इसी के बारे में देख रहे हैं, ईरानियों के द्वारा देखते हैं कि राजसमंद देखते हैं कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि राजसमंद, एक बहुत बड़ा भव्य राजसमंद का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, इस समय तक मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था, क्योंकि 322 बीसी में मौर्य वंश का स्थापना होता है, लेकिन खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि का विकास ईरानियों के द्वारा भारत में हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजसमंद में इस लिपि का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और अशोक के अभिलेख और स्तूप हम लोग देखेंगे कि अशोक का सारनाथ का अभिलेख और स्तूप, जो कि काफी फेमस था, तो उसमें इन लिपियों का प्रयोग किया गया था। अशोक के अभिलेख और स्तूप में इन लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत और ईरानियों के द्वारा क्या करते हैं, व्यापारिक संबंध होता है। हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक संबंध भारत और ईरानियों के बीच व्यापारिक संबंध होते हैं। हमने देखा, ईरानियों के बारे में देखा, तो ईरानियों को पहला भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, विदेशी आक्रमण, ईरानी थे। ईरान में एक वंश हुआ करते थे जिसका नाम था हकमनी वंश। हकमनी वंश का काल कब से कब तक था, 558 बीसी से लेकर के 529 बीसी तक था। इसका संस्थापक कौन था, साइरस द्वितीय था। भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था, साइरस द्वितीय ने किया था, जो कि भारत के सीमावर्ती इलाकों तक सीमित रह गया था। उसके बाद भारत में सबसे सफल आक्रमण किसने किया था, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था। कब किया था, तो 516 बीसी यानी ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद देखते हैं कि गंधार पर यह आक्रमण करते हैं, जीत लेते हैं, और ईरान का इसे भारत का 20वां प्रांत बनाता है। और जो कि ईरान में कुल 23 मुख्य रूप से प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से 20वां प्रांत किसे बनाता है, भारत को बनाता है। 20वां प्रांत भारत को बनाता है, और यहाँ से 360 टैलेंट सोने को क्या करता है, लेकर के ईरान जाता है। और यहाँ से प्रभाव हम लोग देखते हैं कि खरोष्टी लिपि का विकास होता है। ईरान के एक अरमाइक लिपि के सहयोग से खरोष्टी लिपि का क्या होता है, विकास होता है। और इस खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि का प्रभाव हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजसमंद हुआ करता था, जो कि काफी फेमस हुआ करता था, इसमें इसका हम लोग प्रभाव देखते हैं। उसके बाद अशोक के अभिलेख से भी, इसमें स्तूप में भी इसका प्रभाव देखते हैं। और भारत और ईरानियों के बीच व्यापार संबंध होते हैं, यानी इसको बीच में वाणिज्य और व्यापार का संबंध प्रारंभ होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ईरानियों के बाद हम लोग देखते हैं यूनान का आक्रमण।